हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। भाई आई एम एस फिजिक्स सर, और आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल आपका अपना चैनल मानपुर वाला इंग्लिश गुरु। जी हाँ, आपके लिए यहाँ पर सारे टीचर दिन रात एक करके इस चैनल पर सारा का सारा सब्जेक्ट का वीडियो डेली का डेली अपलोड किया जा रहा है। चाहे बात किया जाए इंग्लिश की, हिंदी की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, और सारे सब्जेक्ट भी जल्द जल्द अपलोड होगा। बस इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स में चौथा चैप्टर, जिसे बोलते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, हिंदी में गतिमान आवेशों एवं चुंबकत्व। इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ हम लोग देखेंगे और इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से बिहार बोर्ड में अभी तक एग्जाम में पूछ चुका है और आगे जाके पूछेगा। अगर आप बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलो सेशन के करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए हुए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक आपको बताना है कि क्या होता है। यहां पर आपका ऑप्शन है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, बोथ या गॉस। आपको बताना कि कौन सा होगा इसमें से। यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन है गॉस, ठीक है ना, दोनों, और एक वो है वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। देखिए ये आपका चार ऑप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर दोनों होता है। ये दोनों आपका राइट होगा और आपको समझना होगा ये दोनों में से किसी भी तरह से एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जाएंगे सारे लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की स्रोत कौन सी है, मतलब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न किया जाता है, उसका सोर्स क्या है, सोर्स आपको बताना। क्या करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ये उसकी सोर्स हो सकती है। क्या एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, क्या बात ये भी सही है। क्या एक मूविंग चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, या इनमें से सभी। क्या ये सारा सही है जो जिससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है? जी हाँ, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। और इसे बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट। ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि किसी भी अगर तार में आप करंट बहाते हैं तो उस तार के चारों तरफ उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जो कि आपका पहला वाला था। और दूसरा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जी हाँ, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और इसको बताने वाले थे मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये भी सही है। और मूविंग चार्ज पार्टिकल भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल से करंट बनता है, और जब करंट किसी तार में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उस चार्ज को मोशन करने से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि Q आवेश का आवेशित एक कण है जिस पर चार्ज Q है, और वो v वेग से किसी मैग्नेटिक फील्ड B में मोशन करता है, तो उस पर लगने वाला बल बताइए। कहने का मतलब है कि जैसे में यहां पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ ये है, और कोई Q चार्ज पार्टिकल्स, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेग से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पर लगेगा बल। उस बल का सूत्र क्या होगा, आपको पता है कि जो बल बराबर होगा, वो बल जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, वो मैग्नेटिक फोर्स बराबर जो सूत्र होगा वो होगा क्यू भी इंटू बी। क्यू भी साइन थीटा। थीटा जो होता है बी यानी कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र यानी बी के बीच का एंगल होता है, और ये आपका राइट आंसर होता है ना। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्यू, है ना, बी क्रॉस भी। बी क्रॉस बी, ये तरह का तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, और जो आपको दिख रहे हैं वो बिल्कुल राइट होगा, और ये एग्जाम में आया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, बी क्रॉस बी और इंटू में क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा माय डियर। ये ध्यान में रखना, गलती से बी क्रॉस भी मत मार देना, बी क्रॉस बी मारना, है ना, यही एग्जाम में ज्यादा आता है।
और अक्सर बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले बी होगा कि पहले भी। देखो पहले भी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सदिश के रूप में लॉरेंज बल का सूत्र क्या होगा। लॉरेंज बल यानी कि जो लॉरेंस फोर्स होता है, जिसे लॉरेंस लॉ भी कहते हैं, उसका फोर्स का नेट फॉर्मूला क्या होगा। देखो लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल्स मोशन करता है, तो उस पर टोटल बल कितना लगेगा। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ में प्लस में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो अगर दोनों रहेगा और इसमें चार्ज पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, तो पहले नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बल लगावेगा, जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसका सूत्र होगा ई गुने क्यू। और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, अगर वो भी वेग से गति करेगा तब, जिसे बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और इसका सूत्र होगा क्यू भी इंटू बी। और टोटल को जोड़ देंगे तो नेट फोर्स चार्ज पर लगने वाला हो जाएगा एफ ई प्लस एफ एम। और एफ ई को लिख सकते हैं यहाँ पर ई इंटू क्यू, और प्लस भी इसको लिख सकते हैं क्यू भी बी। और इस तरह से अगर हम यहाँ से क्यू कॉमन ले लें तो ई वेक्टर के रूप में निकल जाएगा और बी क्रॉस बी हो जाएगा। जो आपको ये वाला जहां पर ये ऑप्शन आपको दिख रहा वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ई प्लस बी क्रॉस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो नेट फोर्स है आपका। यही है लॉरेंस बल जो कि दिए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बायोट सेवर्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने नियम दिया था। उस बायोट सेवर्ट्स नाम, देखो बायोट, बायो नाम का और सर्वेट नाम का दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, और दोनों ने मिलकर ही नियम दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ता है बायोट सर्वेट्स लॉ। बातें समझ में आ रहा। तो आखिर में वेक्टर फॉर्म में बायोट सर्वेट्स लॉ का कौन सी इक्वेशन होगा, देख लो ध्यान से। देखो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर होगा, अगर डायरेक्ट पूछे बायोट सर्वेट्स लॉ बराबर, तो बोलेंगे डीबी बराबर, डीबी बराबर बोलेंगे म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये होता है स्केलर फॉर्म में, ये आपको होता है स्केलर फॉर्म में। देख लो डीबी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये भी हो सकता है लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। वेक्टर फॉर्म में देखो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में, तो सर वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो डीबी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर कैप बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पहला वेक्टर फॉर्म में। दूसरा इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, डीबी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल गुने, यहां पर आप आर कैप की जगह लिख सकते हैं आर कैप बराबर वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड, तो यहां पर लिख सकते हैं वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड, और ये आर यहां पर लिख देंगे तो आर क्यू हो जाएगा, यानी ये भी होगा। यानी कि बायोट सर्वेट्स लॉ का हम लोग सदिश के रूप में दो तरह से लिख सकते हैं, एक आपका ये, दूसरा ये। अब ये दोनों में से जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वही राइट होगा। वेक्टर फॉर्म की बात किया, देखो ये वाला जो आपका दिखाई दे रहा ये स्केलर रूप में, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि मेरा पूछा है सदिश रूप में। लेकिन ऐसे तो ये भी राइट है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में ये राइट नहीं है, बातें समझिएगा। तो वेक्टर फॉर्म में सही आंसर जो आपका होगा वो कौन सा होगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। मिला लो म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल गुने आर वेक्टर बटा आर क्यू। लेकिन अगर वो कैप वाला भी यहाँ पर है, लेकिन कैप है यहाँ पर, ये आपका कैप है, लेकिन यहाँ पर क्या है आर क्यू है, तो आर क्यू है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि कैप रहेगा तो आर स्क्वायर देना पड़ेगा। बातें समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मुक्त यानी कि शून्य स्थान की पारगम्यता या चुंबकीयशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीयशीलता का एसआई मात्रक है ना, देखिए चुंबकीयशीलता का एसआई मात्रक टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स भी होता है, वेबर पर एम्पेयर मीटर भी होता है, ठीक है ना, और हेनरी पर मीटर भी। ये तीनों का तीनों है। जो आपको म्यू नॉट के बारे में बता रहा हूँ ना, म्यू नॉट जिसका वैल्यू कितना होता है 4 पाई गुने 10 के पावर -7, इसका मात्रक क्या लिख सकते हो, मात्रक टेस्ला मीटर है ना
एम्पियर इनवर्स, या इसी को मात्रक में लिख सकते हो हेनरी पर मीटर, या इसी को आप लिख सकते हो वेबर पर एम्पियर मीटर। देख लो बाबू, ये आप चारों लिख सकते हो, तीनों के तीनों मात्रक लिख सकते हो। तो मात्रक पूछा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल, इसमें से सभी। जो बच्चे डी याद करिएगा वो फायदे में रहिएगा, सारा याद करना आपका फर्ज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होगा। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है माय डियर। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आपको आना चाहिए। आपको पता है कि एक फोर्स बराबर सूत्र होता है, जब कोई करंट करिंग कंडक्टर जिसकी लंबाई एल होगा और उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर बल लगता है ना। और इसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से मिलता है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल सॉरी। तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है वी आई एल। ठीक है, और यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड यानी बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, बी बराबर फोर्स बट्टा एल इंटू आई। तो फोर्स का होता है एम एल टी के पावर -2, और यहाँ एल के बदले में लिखेंगे एल और ए के बदले में लिखेंगे आई माने करंट, और करंट के बदले में ए लिखते हैं। तो एल से एल कट जाएगा, तो राइट आंसर होगा एम। एल तो नहीं रहेगा, कट गया तो एल के पावर 0 और टी के पावर -2, और ये एक ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर जो राइट होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना, ए बिल्कुल राइट। और आपको जो बी दिखाई दे रहा है ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है सर। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये जो आप डायमेंशनल फॉर्मूला देख रहे हैं ये आपका म्यू नॉट का है, यानी कि चुंबकीयशीलता का विमाएं सूत्र हो गया, है ना। और ये किसका हो गया सर, तो ये आपका एनर्जी का हो गया, एनर्जी माने ये ऊर्जा का हो गया। और ये किसका है सर, तो ये आपका हो गया फोर्स का यानी बल का। ये आपका बल का विमाएं सूत्र है, सबका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वो क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें कि निर्वात के लिए चुंबकीयशीलता का मान कितना होता है। अभी हम जस्ट बताया कि म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है, तो 4 पाई गुने 10 के पावर -7। अभी हम जस्ट बताया, ये एग्जाम में आपका आया, बहुत वीवीआई है, इसको वीवीआई पूरा लगा लो। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने बता रहे हैं सारे पर ध्यान दो, ठीक है ना, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक अनंत, अनंत मतलब बहुत लंबा, अनंत सीधी धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आपको ये बताना है ना। तो अगर ये बोला है कि एक अनंत यानी कि बहुत लंबा, ठीक है ना, एक अनंत सीधी धारावाहिक चालक तार, सीधा धारावाहिक चालक तार है, तो इसमें अगर धारा आई बहती है, ठीक है, तो इसके आसपास किसी आर दूरी पर मान लेते एक पी बिंदु है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र बी बनेगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए एक लंबी अगर सीधी तार है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सूत्र बनता है वो आपका होता है म्यू नॉट आई, ठीक है ना, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है, जो क्या है डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बोलेंगे यहाँ पर ही क्या, म्यू नॉट इंटू आई बटा आपका होगा 4 पाई आर, फिर यहाँ पर होगा साइन पाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये होगा कब, ये होगा सर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तब होगा बॉस जब आपका तार अनंत ना हो, सीधी हो। तो यहाँ से एक एंगल बनाता है, पूरे तार की वजह से निकालना चाहते हो तो यहाँ से एक एंगल, इसको बोलते हैं फाई 1, इसको बोलते हैं फाई 2, और ये बीच में डिस्टेंस है आर। और इस तरह से इस लंबी तार की वजह से पी बिंदु पर बनने वाला आपका बी बराबर सूत्र ये होता है। लेकिन अगर एकदम बहुत लंबी हो, अनंत हो, तो अगर अनंत रहेगा तो यही वाला ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अनंत रहेगा तो यहाँ पर फाई 1 और फाई 2 दोनों मिल जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर साइन 90 डिग्री 112 हो जाएगा, 2 से कर दोगे तो फाइनली आपका आएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर गुने 2, और 2 से 2 कर दोगे तो बी बराबर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई 2 आर। ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन आपको देखना है, तो ऑप्शन का अनुसार मानना है, यानी ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा माय डियर, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत कहेगा तब, अगर अनंत नहीं करेगा तो आपको ये मारना पड़ेगा, लेकिन अनंत कह दिया तो आपको ये मारना। तो अनंत के केसेस में आपको ये हो जाएगा, और सीधी चालकता रहेगा तो ये हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कहता है कि जो पी बिंदु है वो अनंत वाले सिरे के सामने है, यहाँ पर पी बिंदु है, तो अगर यहाँ पर पी बिंदु रहेगा और बहुत लंबा है तो उस केसेस में एगो जो आपको यहाँ पर बनाओगे वो उसमें आपका एंगल एगो 510 डिग्री हो जाएगा, और 5 2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। क्या कि 90 डिग्री होगा तो 1 होगा ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर पुट करते हैं, आप इसमें पुट करते हैं तो एगो 0 तो साइन 0 और साइन 90 डिग्री वो कितना हो जाएगा। जैसे कहने मतलब एक ऊपर दम इसके सामने है, एक छोड़ के एक सिरा के सामने में पी बिंदु है, तो यहाँ पर से एंगल बनाओगे 5 2, तो 5 2 के केसेस में तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ के अनुसार बनाओगे 5 1 के केसेस में तो 90 डिग्री होगा। तो एगो 90 एगो 0 होगा, तो एगो 90 एगो 0 होगा तो कितना आएगा यहाँ पर साइन 90 1 और साइन 0 0 तो 1, यानी कि म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर, उस केसेस में आपका ये राइट होगा। लेकिन हमें पूछा उसके अनुसार जवाब देना है, अनंत पूछा है ना, तो उस केसेस में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसके बाद आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसी तरह से क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है इसमें कि एक धारावाहिक वृत्ताकार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा, है ना। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो कहने का मतलब है सबसे पहले बताओ, एक मान लो वृत्ताकार क्या है, एक आपका वृत्ताकार यहाँ पर तार है, एक वृत्ताकार लूप है, और इस लूप की यहाँ पर क्या है इसकी सेंटर, और इसकी मान लो इसकी रेडियस है ये आर, बात समझ आया। और इसकी दूरी पर इसके अक्ष पर एक पी बिंदु है, और इस पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ एक्स है मान लो। तो बताइए एक सर्कुलर रिंग है जो करंट करेंगे जिसमें धारा बह रही है, जिसमें मान लो धारा बह रही है आई, इसमें धारा क्या बह रहा आई, इसमें धारा बह रहा आई, तो इस पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का सूत्र क्या होगा, जो इसकी सेंटर से इसके एक्सिस के लॉन्ग एक्स दूरी पर है और उस सर्कुलर लूप की रेडियस है आर। तो बाबू रे तुम लोग ये पढ़ा होगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पी बिंदु पर उसकी सूत्र होगा बी बराबर, ध्यान में रखिएगा, जो बी बराबर जो सूत्र होगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटा, ठीक है ना, बटा में हो जाएगा क्या 2, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2, ये आपका हो जाएगा। क्या एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, कितने फेरे लपटे गए, तो ये एक्स एस की दूरी पर हो गया। लेकिन अगर सेंटर पर पूछता है तब, तो जब सेंटर पर पूछेगा तो वहां पर एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 बस। तो यहाँ पर सेंटर पर पूछेगा तो यह पी बिंदु सेंटर पर आ जाएगा तो एक्स नहीं रहेगा, तो यहाँ एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो फाइनली आपका बी बराबर आएगा म्यू नॉट एन आई का स्क्वायर बटा 2, और यहाँ 0 रख दोगे और ये बचेगा आर स्क्वायर, और ये गुना हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। फाइनली आएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा 2, है ना, और ये रहेगा आर के पावर 3, ये वाला 3 रह जाएगा इसमें, क्लियर। लेकिन यहाँ पर अभी भी आंसर नहीं आया, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ आर स्क्वायर यहाँ आर के पावर 3 है, तो 2 इसमें से कट के लास्ट में बच जाएगा, यानी कि म्यू नॉट एन आई, अब बट्टा में क्या बचेगा, बट्टा में 2 आर बचेगा, ये फाइनली रिजल्ट आपका है। यानी कि सेंटर पर, बात समझा, सेंटर पर, यानी कि एक वृत्ताकार है ना, एक वृत्ताकार तार जिसमें करंट बह रही हो और उसके सेंटर पर अगर पूछ दे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा म्यू नॉट एन, ठीक है ना, आई बटा 2 आर, जहां म्यू नॉट का मतलब पता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, और आई का मतलब होता है माय डियर कि उसमें कितनी धाराएं बह रही है, उसकी परिमाण, और का मतलब उसकी त्रिज्या। तो कौन सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो बोलोगे म्यू नॉट एन आई बटा 2 आर तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। क्यों सर, सर आर तो नहीं, क्योंकि ये जो आर है ना उसको ही ए बोला गया, ए भी मान सकते हो आर, रेडियस को यहाँ पर ए माना गया, उसके अनुसार ये ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर आपका ऐसा भी रह सकता है बाबू, याद रखिएगा म्यू नॉट एन आई बटा 2 आर, अगर रेडियस आर है तब, समझ में आया। चलिए बाकी आपको किस तरह से याद रखना है सारा हम बता रहे हैं और समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है कि एक धारावाहिक लूप की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मतलब एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है उसका सूत्र क्या होगा। तो देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक लूप के लिए आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू में उसकी एरिया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
लेकिन कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है एन आई, और एरिया जो होगा लूप की एरिया क्या होगा जी, अगर उसकी रेडियस मान लेते हैं आर, तो वहां पर हो जाएगा उसकी रेडियस हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त ना, तो वृत्ताकार का एरिया या क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार का एरिया या क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकल के आपका आएगी एन आई पाई आर स्क्वायर। बट ये तो सर ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से ये तो ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, एन आई ए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक सीधी धारावाहिक परिनालिका के अंदर, परिनालिका है ना, एक सीधी धारावाहिक लंबी परिनालिका है, अनंत परिनालिका है, तो उस परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। एक बात आपको बता देता हूं कि जो परिनालिका होता है उस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होगा उसके अंदर में कहीं पर भी समान होगा, उसके एक्सिस पर, बात समझ में आया। लेकिन उसके बाहर में जीरो होगा, परिनालिका के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, अंदर में आपका सेम रहेगा, समान जगह है, लेकिन कितना रहेगा। तो अगर अनंत की बात करें, ये एक सीधी अनंत वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इन्फिनाइट वाली है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट सोलेनॉइड अनंत वाला है, तो उस केसेस में आपका हो जाएगा बी नॉट एन आई, बी नॉट एन आई, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे एक सोलेनॉइड है, उसको कटिंग करते हैं आप लोग, तो इस तरह से आपको बनता है, आपको सबको पता है ना, तो इसके अंदर में किसी भी बिंदु पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसकी लेंथ में एल बराबर 1 यूनिट का लंबा रहेगा तब, तो इसमें आपको लिखेंगे यहाँ पर ही एन बट्टा एल हो जाता है इस केसेस में। तो यहाँ पर आपका बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई भी होगा, और साथ में म्यू नॉट और एन रहेगा, अगर कैपिटल एन वाला रहेगा तो एन बट्टा एल इंटू में आई हो जाएगा, ये भी होगा, देख लो। लेकिन याद रखना, जब एन का मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है ना, प्रति इकाई लंबाई वाले में कितने उसमें फेरे लपटे गए हैं, उसको एन बोलते हैं। लेकिन ये वाला एन का मतलब होता है कि टोटल कितने फेरे लपटे गए, है ना। चलिए ये आपका है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और एक चीज और, अगर इसी को हम ऐसे लपेट क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, परिनालिका को अगर हम मोड़ दें और मोड़ का एक छल्ला बनाए, इसको टोराइड कहते हैं, तो टोराइड के एक्सिस के अलोंग उसके भीतर में कितने बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो उस समय जब उसको गोल से करोगे तो जितनी इसकी लंबाई होगी वही लंबाई से गोल होगा, तो वहां पर उसकी लंबाई वृत्ताकार हो जाएगी, और वहां पर लंबाई हो जाएगा 2 पाई आर, पास में आया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खाली म्यू नॉट एन आई बटा में 2 पाई आर एल की जगह। और ये वाला जो सूत्र है वो एक छल्ला यानी एक टोराइड के लिए है, टोराइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये वाला, है ना, एक्सिस के अलोंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन सर ये जो आपने बताया, जो ये जो आपका सोलेनॉइड है, परिनालिका जो है ना, वो परिनालिका के बीच में कहीं ऐसा है, लेकिन अगर इंड पॉइंट पर पूछ देता कि इंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो याद रखिएगा अंदर वाला के आधा के बराबर होगा। अगर अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट एन आई होता है तो उसके इंड पॉइंट पर लास्ट सिरे पर बस 1/2 कर दो, वही हो जाएगा। तो खैर आपसे ऐसा नहीं पूछा, जैसा पूछा देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखो, ये इंड पॉइंट के लिए है ना, लेकिन ये अंदर के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट एन आई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करे तो इसका किस तरह का गति होगा। देखिए, when the charge particle is moving perpendicular to the magnetic field, the which types of motion। देखिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करता है, तो मैं आपको इतना याद दिला दूं कि वो हमेशा सर्कुलर मोशन करेगा। जैसे हम देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मान लो अंदर की तरफ है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई चार्ज पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है भी वेग से, तो इसको गोल ऐसे मोशन करवा देगा, जिसकी रेडियस अंदर की तरफ होगा। एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर में इसको गोल गोल सर्कुलर मोशन करवा देगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और याद रखना, जब सर्कुलर मोशन करवाएगा तो उस केसेस में इसकी जो रेडियस का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा एम बी बटा क्यू बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। याद रखिए, जब रेडियस पूछ दे कि जब एक चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करता है तो सर्कुलर पाथ में करता है, उस सर्कुलर पाथ की उस वृत्ताकार पथ की उस रास्ता का आपको बताना उसकी त्रिज्या कितना होगा, तो आपको माना है एम बी बटा क्यू बी, जहाँ एम का मतलब मास चार्ज पार्टिकल्स का, बी बने वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, और ये चार्ज की वैल्यू है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो समांतर धारावाहिक चालक तार आर दूरी पर एक दूसरे से अलग रखा गया, जैसे इस तरह से दो चालक तार है, एक ये है ना, और दोनों में करंट बह रहा, इसमें भी करंट बह रहा आई और इसमें भी करंट बह रहा आई, लेकिन बातें ये है ना कि दोनों में सेम डायरेक्शन में धारा बह रहा और दोनों के बीच को जो डिस्टेंस रखा गया वो आ रखा गया। तो आपको बताना कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस तरह से फोर्स लगेगा और कितना लगेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो बाबू दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना, और दोनों तरफ सेम फोर्स लगाया जाएगा अगर सेम मैग्नीट्यूड का धारा हो तब। लेकिन अगर इसमें I1 है इसमें I2 हो तो धारा अलग अलग होने से एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो भी अलग अलग लगाएंगे, लेकिन दोनों मिलकर टोटल कितना लगाएंगे ये सवाल है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो आपका होगा μ02 I1 I2 बटा आर और यहाँ पर 4 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंफ्यूज हो सकते हो बाबू, आर होगा कि आर स्क्वायर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बट्टा में यहाँ आर होगा, आर स्क्वायर मत मार देना वरना गलत हो जाएगा। चीजों को समझो, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया है? यहाँ पर आपको समझना होगा और बहुत ही अच्छा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है कि किसका क्या आंसर होगा। तो क्या एक शायरी हो जा। तो आपके सामने एक शायरी बताता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक शायरी का लाजवाब है और बहुत मजे आने वाला उस शायरी। उस शायरी क्या है थोड़ा सुनने की कोशिश करेगा। शायरी अच्छी शायरी है, ऐसी शायरी है अच्छी शायरी है ना। शायरी क्या कहता है थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। कहाँ गया जी बच्चों की शायरी शायरी शायरी, आपके लिए लाया हूँ। शायरी को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शायरी जो है वो आपके लिए है और ये शायरी को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक चांद को चांदनी, एक चांद की चांदनी आंखों से ऐसे भाग गई, एक चांद की चांदनी आंखों से ऐसी भाग गई, बेवजह ही सुबह से ही दुश्मनी हो गई, सुबह से ही दुश्मनी हो गई माय दोस्त। इस तरह का आपके लिए एक शायरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाब देते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाहिक कुंडली पर लगने वाला बला घूर्ण क्या होगा, है ना। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी हम कुंडली को रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है ना। वो टॉर्क का सूत्र क्या होगा, तो याद रखिएगा, वो टॉर्क का जो सूत्र होगा बाबू वो M क्रॉस B होगा। ये होगा M क्रॉस B, या M का मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अघूर्ण जिसको बोलते हैं चुंबकीय अघूर्ण, और B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन आपको जस्ट बताया कि जब वो एक लूप होगा तो उस कंडीशन में आपका M बराबर जो होगा वो NI इंटू A होगा। तो मैं यहाँ पर ये भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि NI A और क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या होगा साइन थीटा। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, बातें को समझो। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो A और B दोनों होगा, A और B दोनों होगा। बात समझ में आया? A और B दोनों होगा, NIB साइन थीटा भी होगा, NIA B साइन थीटा भी होगा, M क्रॉस B होगा, क्योंकि इसमें वेक्टर फॉर्म में भी नहीं पूछा। NIB साइन थीटा ये भी होगा राइट और ये भी राइट होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी में कर लो A एंड B और आपका डी राइट आंसर हो जाएगा माय डियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा उसके विक्षेपण के समानुपाती होती है। किस प्रकार के समानुपाती होता है? देखिए, एक चल कुंडली जो होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें अगर करंट आई पासिंग थ्रू हो रहा है तो उसकी सुई में डिफ्लेक्शन आएगा। तो सुई में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो करंट के किस प्रकार से डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा, करंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। अगर डिफ्लेक्शन को थीटा से लिखे तो यानी कि जितना ज्यादा अगर आपका करंट रहेगा, जितना ज्यादा आपका करंट रहेगा उसका डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि करंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, है ना। यानी ऑप्शन पर आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा माय डियर, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि धारा संवेदनशील का सही मात्रा क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाला जाता है। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का धारा संवेदन का सही मात्रा क्या होगा? देखो आपको मैं बता दूं, जो करंट सेंसिटिविटी होता है, करंट सेंसिटिविटी जो होता है
धारा संवेदनशीलता, उसका सूत्र क्या होता है? करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, सॉरी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना। यानी कि डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की नीडल में बटा करंट, ये होता है करंट सेंसिटिविटी की आपका फार्मूला, देख लो। यानी कि करंट सेंसिटिविटी धारा संवेदनशीलता बराबर होता है विक्षेपण बटा धारा, और इसका कोई मात्रक तो इसका होगा नहीं, थीटा का एंगल का कोई मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ पर करंट का होता है खाली एम्पियर, ऊपर जाएगा तो एम्पियर इनवर्स, तो धारा संवेदनशीलता का इससे मात्रक हो जाएगा एम्पियर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर त्रिज्या की एक धारावाहिक वृत्ताकार चालक की चुंबकीय आघूर्ण बदलता है किसके अनुसार? देखिए एक धारावाहिक वृत्ताकार है, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है एक करंट करिंग सर्कुलर लूप की वजह से, जिसकी रेडियस आर है। तो आपको पता है कि जब एक सर्कुलर लूप होता है जिसमें करंट अगर आई बहती है तो उस कंडीशन में हमें इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मिलता है, मैग्नेटिक डायपोल मैंने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो ये जो आपको मिलता है उसका सूत्र होता है एम बराबर होता है एन आई इंटू ए माने इसका एरिया, और अगर इसकी त्रिज्या बोल रखा है आर है तो यहाँ पर एम बराबर हो जाएगा एन आई और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और रेडियस के बीच का संबंध पूछा है, तो संबंध कैसा हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एम उस सर्कुलर पाथ की रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन स्क्वायर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा माय डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की किस प्रकार का डिवाइस है? क्या करता है साइक्लोट्रॉन? आपको मैं बता दूं कि जो साइक्लोट्रॉन होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सलेट करवाता है। एक्सलेट करने का मतलब उसे मूव करवाता है हाई स्पीड्स के साथ, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ उसे मोशन करवाता है। एक साइक्लोट्रॉन एक इस प्रकार का डिवाइस है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है बाबू जो केवल और केवल उसी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सलेट कर सकता है ना, जिस जो क्या हो, जिसका मास कम हो। ज्यादा मास वाले को ज्यादा मास वाले को ही साइक्लोट्रॉन क्या करवाता है? मोशन करवाता है, और ज्यादातर होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को। तो याद रखिएगा कि साइक्लोट्रॉन पॉजिटिव यानी धनात्मक जो आवेश कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, है ना, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, ये सब न्यूट्रॉन हो गया, ये सब सारे पार्टिकल्स को ये एक्सलरेट करवाता है, माने त्वरित करवाता है, हाई स्पीड से इसको मोशन करवाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि एक्सिलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, धनात्मक आवेशित कण को ही त्वरित करता है, ऋणात्मक को नहीं। इलेक्ट्रॉन, बीटा, गामा, ये सब को ये एक्सिलरेट नहीं कर सकता। गामा पर तो और नहीं करेगा, न्यूट्रॉन पर भी नहीं करेगा। गामा और न्यूट्रॉन पर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पर फोर्स नहीं लगता इस साइक्लोट्रॉन में, है ना, इसलिए उस पर नहीं करता। और इलेक्ट्रॉन की बात करें और बीटा की, इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल्स पर इसलिए नहीं एक्सलेट करवाता है क्योंकि उसकी मास कम होती है, और जिसकी मास कम होगा उसको एक्सलेट नहीं कर पाए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है कि साइक्लोट्रॉन किसका एक्सलेट नहीं कर सकता है? इलेक्ट्रॉन, बीटा रे, न्यूट्रॉन और गामा रे, याद रखिए। यदि ए क्षेत्रफल वाले एक वृत्ताकार लूप की केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी है तो चुंबकीय घूर्णन क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका क्या रखा है, ठीक है ना, क्या है? एक प्रकार की आपका वृत्ताकार लूप है, सर्कुलर लूप, यहाँ पर 100 नहीं लिखा है, सर्कुलर लूप लिखा है। एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर बोल रखा है, इस सेंटर पर इसका मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इसकी एरिया, पूरा एरिया क्या है जी? ए है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होगा कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो म्यू नॉट यानी आई, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक हो तब, बटा में 2r होता है, ये आपको पता है ना। और आपको ये भी पता है कि एक्स के लिए एक डायपोल मोमेंट जो सूत्र होता है वो होता है एम, क्या होता है? एम, ठीक है ना, सॉरी एम नहीं, अगर सर्कुलर लूप में है तो उसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है एम बराबर, अभी जस्ट बताया था, एन आई इंटू ए। अगर इसमें से एन, अगर डायपोल मोमेंट में अगर इस सर्कुलर लूप में एक ही फेरा हो तो एम बराबर हम लिख सकते हैं आई इंटू ए। बोलो एम बराबर, तो यहां से आपका एम बराबर निकल के आ जाएगा आई, और मैं एरिया का इस्तेमाल करूँ तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं?
हम्म? इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां से तुम निकाल सकते हो, यहां से तुम निकाल सकते हो। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का तो ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो यहां से आपको करंट निकालना पड़ेगा कि करंट का सूत्र क्या होगा। तो यहां से करंट हो जाएगा B2R बट्टा यू नॉट, और ये करंट की वैल्यू उसमें पुट कर दो। तो M बराबर हो जाएगा, करंट की जगह ये रख देते हैं, तो B2R बटा में म्यू नॉट इंटू में पाई आर स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। क्या इसके फॉर्म में है? इसके फॉर्म में नहीं, एरिया के रूप में दिया ना, यानी एरिया आना जरूरी है। तो एरिया आना जरूरी है, तो इसको एरिया को नहीं रखना पड़ेगा, इस एरिया को डायरेक्ट इस्तेमाल करना है ना। यानी कहने का मतलब है एम बराबर जो आपका है आई इंटू ए, वो आई की जगह आप ये वाला इस्तेमाल करो। कौन वाला करना है? आई की जगह डायरेक्ट ये वाला रख देना है। तो ये रख देंगे तो B2R बटा में म्यू नॉट इंटू ए हो जाएगा। अब सवाल है यहाँ आर, इसमें क्या आर है? इसमें देखो तो आर नहीं है, आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आर कैसे निकालोगे बताओ। तो यहां से तुम आर की वैल्यू निकाल सकते हो। कहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? एरिया। आर की वैल्यू तुम यहां से भी निकाल सकते हो। तो यहां से आर की वैल्यू भी निकालोगे, निकालने की कोशिश करोगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आर निकालोगे तो म्यू नॉट आई बटा में बी, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब आर की जगह ऐसे तो नहीं बनेगा, यानी कि कहने का मतलब आर जो एरिया के रूप में निकालना है, एरिया के रूप में भी निकालना। यहाँ पर ये आपका रेडियस है। अच्छा हमको ये बताओ, पहले हमको ये बताओ कि सर्कुलर मोशन में अगर मान के चलो रेडियस क्या होगा। एक आपको मैं बात बताता हूँ, इसके लिए जो आपका जो आंसर होगा, इसके लिए आंसर जो होगा, यहाँ से आपको रेडियस की जो मान निकलेगा, है ना, वो रेडियस की मान निकलेगा रूट अंडर ए बट्टा में पाई। सर ये कैसे निकलेगा सर? क्योंकि आपको पता है कि एरिया बराबर सर्कुलर पाथ क्या होता है, 4 पाई, सॉरी ये नहीं होता, क्या होता है यार, देखो क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, एक सर्कुलर का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो, तो यहां से आर का मान क्या निकलेगा, ए बट्टा पाई, और ये वाला स्क्वायर इसके रूट चल जाएगा, ये चल जाएगा कि नहीं। तो आर के मान इतना आएगा, बोलो, और एम बराबर तुम्हारा इतना निकल के आया, यानी एम बराबर निकल के आया है 2 B A बट्टा म्यू नॉट गुने आर, और आर की जगह लिख सकते हैं रूट अंडर ए बट्टा पाई, और पाई भी रूट में है, याद रखिएगा। यानी कि इस तरह से आपका एम बराबर एक करंट करिंग सर्कुलर लूप के वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो सूत्र होगा वो 2 BA बटा म्यू नॉट अंडर रूट ए बटा पाई, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा माय डियर। बात सुना है कैसे कैसे निकालें जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय घूर्णन का सही मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय घूर्णन अभी अभी जस्ट बताया, एम बराबर होता है एन आई इंटू ए, तो इसका हो जाएगा एम्पियर, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर, और टर्न का तो कोई मात्रक नहीं होगा, ये संख्या है। एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ध्रुव शक्ति जो पोल स्ट्रेंथ होता है, जैसे एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और उस बार मैग्नेट के बाद नॉर्थ और साउथ, इसका एक क्या होता है, इस ध्रुव की शक्ति होता है, जिसे हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं, और इसे ध्रुव शक्ति यानी कि पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसका पोल स्ट्रेंथ का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी राइट हो जाएगा माय डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो सही मात्रक होगा वो आपका टेस्ला भी होगा, है ना। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होगा, टेस्ला नहीं, टेस्ला आपका किसका होता है, आपका जो टेस्ला जो होगा वो आपका टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का होता है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का पूछा है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो सही मात्रक होता है माय डियर, वो आपका वेबर हो जाएगा, याद रखिएगा। वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना, सही मात्रक आपका क्या क्या हो जाएगा, इसके बराबर बी इंटू ए भी फॉर्मूला होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो इसको टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये पहला मात्रक। दूसरा मात्रक इसी को आप वेबर भी लिख सकते हैं। तीसरा इसी से आप आगे भी निकाल सकते हो, इसी से आगे भी निकाल सकते हो, यानी ये आपका दोनों मात्रक किसकी हो गई, है ना, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का। और अगर आपका सीजीएस की बात करेगा तो सीजीएस के बदले में आपको गॉस मारना पड़ेगा, नहीं सॉरी गॉस नहीं, आपको गॉस नहीं मारना पड़ेगा, सीजीएस पूछ दे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रा क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा मैक्सवेल। क्या लिखना पड़ेगा, मैक्सवेल। और आपको पता है कि एक वेबर में, है ना, एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है, लगभग, मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, करीब इतना होता है, याद रखिएगा।
और जो गॉस है वो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक होता है आपका टेस्ला, और इसका सीजीएस मात्रक होता है आपका गॉस। और याद रखिएगा कि एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। बातें समझ में आया? ये सब तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होता है? देखिए चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होता है एक बार मैग्नेट में। तो आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारावाहिक चालक उत्पन्न कर सकता है। देखिए अगर एक मान के चलो कंडक्टर है, ठीक है ना, तार है, और इस तार में अगर करंट बह रहा है, क्या बह रहा है जी, इसमें करंट आपका आई जा रहा है। तो अगर इस तार में करंट आई जा रहा है तो इसके चारों पट्टी क्या उत्पन्न होगा, बता सकते हैं? ऑप्शन है, क्या केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही उत्पन्न कर सकता है, क्या वो केवल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है, ये दोनों कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं कर सकता? बताइए। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, माने कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो सकता है, आपको बताना है कि उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा। तो याद रखिएगा, एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं जी, उसके चारों तरफ केवल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनेगा जी, क्या बनेगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड ही बनेगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। एक ऐसी तार, जैसे ये तार है, इस तार में करंट बह रहा, इसके चारों तरफ केवल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक धारावाहिक सीधा चालक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए एक सीधी चालक तार है और इसमें करंट आई बहेगा, और इस पे आर दूरी पर एक पी बिंदु है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताए थे ना, इस तरह वाला, बोलो बताए थे। तो मैंने क्या बताया था इसके वाला, इसमें हमने बताया था म्यू नॉट, है ना, आई बटा 4 पाई आर, फिर मैंने कहा था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये मैंने बताया था। जब यहाँ से एंगल फाई 1 बनेगा ई छोर और दूसरा का छोर फाई 2 बनाया था। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी रेडियस, सॉरी इसकी दूरी और मैग्नेटिक फील्ड में क्या संबंध है, हम बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर की। यानी कि तार से जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, तार से जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड घटते जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि हम बोल सकते हो 1/r स्क्वायर, नहीं खाली 1/r है। राइट आंसर हो जाएगा आर इनवर्स वाला, ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो इनवर्स बनेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्यूब के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? एक ट्यूब है बाबू, एक खोखला है, ये पूरे खोखला है, और उस पूरे खोखला में तार है, अंदर में तो सॉरी खोखला एक मानो इस तरह से, देखो इस तरह से खोखला है, तार मान लो, है ना, और ये पूरा खोखला चीज है। देखिए ये पूरा खोखला है, ये सब खोखला है, और करंट इसमें जा रहा, इसमें, तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो याद रखिएगा इसमें में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। एक ट्यूब, एक खोखले, है ना, एक पाइप के अंदर में, एक ट्यूब के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समांतर तार में समान दिशा में धारा का प्रवाह होता है, घास नहीं लिखा हुआ है जी, धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। जैसे दो तार है एक दूसरे के समांतर है और दोनों में सेम मैग्नीट्यूड की धारा सेम दिशा में बह रही है, तो बताइए दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स था, मैंने बताया था पिछला भी जस्ट क्वेश्चन में, पीछे बताया था मैंने, उसमें जो दोनों दिशा में अगर सेम दिशा में करंट जा रहे हैं, तो आपको यह बताना है कि उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन की विकर्षण। तो याद रखिएगा अगर सेम दिशा में बह रही है दो समांतर तार में, तो उस कंडीशन में आकर्षण बल लगेगा, और अगर एक ऊपर धारा जा रहा है एक नीचे धारा जा रहा है तो उस कंडीशन में विकर्षण लगेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है समान समांतर तार में समान दिशा में पूछा है, समान दिशा में, है ना, सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। एम्पियर का परिपथीय जो नियम वो किसके समान है? तो एम्पियर का जो परिपथीय एम्पियर सर्किट लॉ वो क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करेंट इनसाइड द एम्पियर, है ना, एम्पियर लूप, एम्पियर जो लूप था उसके अंदर के करंट टोटल, यही ना कहता है एम्पियर सर्किट लॉ जी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए लूप, वो होगा म्यू नॉट आई इनसाइड। ये किसके से मिलता है, गॉस किससे नहीं मिलता है? गॉस क्या कहा था, जो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ई डॉट एस,
है ना, वो बराबर होगा 1/ε0 गुने क्यू इनसाइड के। इसी तरह से है कि ना, टोटल टोटल तो कुछ कुछ मिल रहा है। तो एम्पियर सर्किट लॉ गॉसेस के जैसे मिलता है, इसके समान है। यानी कि एम्पियर्स सर्किटल थ्योरम इज एनालोगस टू क्या, गॉसेस लॉ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसके समान मिलता है थोड़ा। नेक्स्ट है कि बायोट जो सर्विट्स लॉ, बायोट सर्विट्स वो किसके समान मिलता है? तो बायोट सर्विट्स लॉ का जो समान है वो आपका कुलाम्स लॉ के जैसा मिलता है, कुलाम्स लॉ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मूविंग कॉइल गैल्वेलोमीटर, ए मूविंग कॉइल गैल्वेलोमीटर इज कन्वर्ट टू वोल्ट मीटर। एक मूविंग कॉइल गैल्वेलोमीटर यानी कि एक चल कुंडलित, एक चल कुंडली, है ना, गैल्वेलोमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? को वोल्ट मीटर में बदलना है, में बदलने के लिए क्या करते हैं, में बदलने के लिए क्या करते हैं? अगर एक चल कुंडलित गैल्वेलोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? वोल्ट मीटर में बदलना है तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में हाई रेसिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। गैल्वेलोमीटर को के साथ ही श्रेणी क्रम में हाई रेसिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, लार्जेस्ट रेसिस्टेंस, यानी कि ज्यादा प्रतिरोध वाले को उसके समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए लार्ज रेसिस्टेंस इन सीरीज टू इट, यानी कि इसी मूविंग कॉइल गैल्वेलोमीटर चल कुंडली गैल्वेलोमीटर के श्रेणी क्रम में एक ज्यादा अधिकांश प्रतिरोध वाले को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये गैल्वेलोमीटर में कन्वर्ट होगा। इसीलिए एक गैल्वेलोमीटर जब बनती है तो आदर्श गैल्वेलोमीटर की जो आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है, समतुल्य प्रतिकूल प्रतिरोध, वो अनंत होती है। लेकिन जब इसी को ए मीटर के बाद बात किया जाए कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेलोमीटर को ए मीटर में चेंज किया जाता है, जब ए मीटर में चेंज किया जाएगा तो उस केसेस में, है ना, उस केसेस में गैल्वेलोमीटर के, है ना, गैल्वेलोमीटर के साथ उसके समांतर क्रम में एक शंट रेसिस्टेंस को जोड़ा जाता है, लो रेसिस्टेंस, तब जाके ए मीटर कन्वर्ट होता है ना, याद रखिएगा। रिपीट कर देते हैं, अगर ए मीटर में बदलना है गैल्वेलोमीटर को तो शंट रेसिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ना, और वही गैल्वेलोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो उसके एक लार्ज रेसिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है उसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक शंट क्रम, देखो अभी आइए गया, एक शंट क्रम प्रतिरोध गैल्वेलोमीटर में किस में जोड़ा जाता है? शंट को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है गैल्वेलोमीटर के साथ, समांतर क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ताकि उसकी प्रतिरोध पूरा कम जाए। समांतर क्रम में जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो कम जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसलिए एक आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है एक गैल्वेलोमीटर की प्रतिरोध के किसके बराबर होता है? गैल्वेलोमीटर की प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? तो गैल्वेलोमीटर की प्रतिरोध बराबर क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी बटा डिफ्लेक्शन, यानी कि धारा धारा संवेदनशील बटा विक्षेपन, या करंट सेंसिटिविटी बटा वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि धारा संवेदनशीलता बटा वोल्टेज संवेदनशीलता। तो करंट गुने वोल्टेज होगा, यानी कि धारा संवेदनशीलता गुने करंट इनटू वोल्टेज ना, विभव संवेदनशीलता, ये इनमें से कोई नहीं। एक गैल्वेलोमीटर की जो रेसिस्टेंस है प्रतिरोध, उसके बाद सूत्र क्या होगा? देखो अगर धारा संवेदनशीलता की बात करें तो धारा संवेदनशीलता बराबर होता है थीटा बटा आई, तो यहाँ पर लिख दोगे थीटा बटा आई, ये भागा ही पूरा, ये भागा रख दिए, और इस वोल्टेज संवेदनशीलता का मतलब होता है थीटा बटा भी, तो थीटा बटा यहाँ आई हो जाएगा, दिखाई दे रहा, गुने भी ऊपर चल जाएगा और थीटा नीचे, थीटा से थीटा कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा भी बटा आई। अब बताओ ओम्स के नियम में भी बराबर होता है आई आर, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई, यानी कि हम कह सकते हैं कि भी बटा आई किसको सोल्व करने से मिला, इसको सोल्व से, और भी बटा आई इसको सोल्व करने से मिला, और भी बटा आई को ही बोलते हैं रेसिस्टेंस, है ना। तो इस तरह से धारा संवेदनशीलता बटा वोल्टेज संवेदनशीलता गैल्वेलोमीटर की प्रतिरोध का सूत्र हो जाता है। एग्जाम में आया माय डियर, हल्के में मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय ध्रुव के आर दूरी पर बनी चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा? देखो एक मान लो हाइपोथेटिकल क्या, एक प्रकार का ऐसे ध्रुव है जो एक पोल है, ऐसे वन पोल का कोई मैग्नेट एग्जिट नहीं करता है बॉस, एक पोल का कोई मैग्नेट होता नहीं है,
लेकिन मान लेते हैं कि एक पोल है और उस एक पोल की वजह से, मैं से मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और उसकी दूरी आर पर, जिसकी पोल स्ट्रेंथ की शक्ति एम है, ध्रुव शक्ति, तो इसकी आर दूरी पर पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो आपको पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो सूत्र हो जाएगा वो के एम बट्टा आर स्क्वायर, और ये के बराबर होगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुने एम बट्टा आर स्क्वायर। ये राइट आंसर हो जाएगा। एक पोल की वजह से किसी आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा वो म्यू नॉट एम बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी हो जाएगा। ठीक है माय डियर, सॉरी सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन कहता है, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर, 5वां चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ मिलेंगे। और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए मैं करा रहा हूँ, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। मैं अगले सीरीज में नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा, नए आऊंगा। इसमें जब पहला जो लास्ट क्वेश्चन करा, वो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या कर रखा। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है सीजीएस मात्रक और यहाँ लिखा है एसआई मात्रक। और एसआई मात्रक हम जस्ट पीछे बता दिए कि उसका वेबर होता है, लेकिन यहाँ पर राइट क्वेश्चन कर लो सीजीएस, और सीजीएस राइट मैंने बताया मैक्सवेल। इसमें मैंने बताया कि वेबर जो होता है वो एसआई मात्रक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, और जो मैक्सवेल होता है सीजीएस उसका हो गया मात्रक। लेकिन एक वेबर में मैंने बताया लगभग 10⁸ गॉस, सॉरी मैक्सवेल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।